सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड। हेलो सुपर मास्टर, हेलो बच्चा, नमस्ते सुपर मास्टर, नमस्ते नमस्ते। आज बहुत ठंड है भाई यहाँ पर, तो आज मैं पूरे सॉल में आ गया जस्ट बिकॉज ठंड लग रही थी मुझे। मैं बहुत लेट नहीं हूँ, टाइम से ही हूँ, तुम लोग लेट आते हो इस कारण से मैं भी थोड़ा वेट कर रहा होता हूँ तुम्हारा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? ऑल गुड सुपर मास्टर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे 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 राधे। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग एवरीवन। लेजेंड इज बैक, यस लेजेंड इज बैक। सर अ टीचर एंटिटी हैज नेवर, वाओ ग्रेट ग्रेट बच्चा, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, सेम टू यू बच्चा। सर आज तो ठाकुर साहब का लुक है गांधी जी की जय हो चलो चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोटि कोटि प्रणाम मेरा भी तुम्हारे तुमको। सर ज़्यादा ठंड है क्या? ठंड है थोड़ी आज, कंपैरेटिवली हर दिन से ज़्यादा ठंड है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक बच्चा, लेट्स बिगिन द टॉपिक। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग विशेष। अरे हो गया भाई विशेष, बस बस बस। रक्षा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। साउंड नहीं आ रही है? साउंड नहीं आ रही तुम लोगों को? साउंड नहीं आ रही कैसे हो सकता है? साउंड तो आ रही है बच्चा। सर फुल ठाकुर लग रहे हो, ठाकुर लग रहे हो, यस फुल ठाकुर लग रहा हूँ। ठंड यहाँ पे बढ़ी हुई है, इस कारण से कुछ देर तक ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद हटा लूंगा सॉल, डोंट वरी। चलो चलो सुनो ध्यान से। हाँ बिल्कुल, कल 26 जनवरी है ना, तो थोड़ा सा वो देश देश लुक है बेसिकली यहाँ पर। इंडियन लुक है, इंडियनाइजेशन, इंडियन के लोग, इंडिया के लोग ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट हम भी वहीं से हैं ना, तो हमें सर हाथ किसी को नहीं देना। अरे दोनों हाथ मेरे यहीं भरे परफेक्टली, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे बच्चा। हो गया, बात खत्म करते हैं। सर आप दादाजी जैसे लग रहे हो आज सर कब कंप्लीट होगा सिलेबस? जब कंप्लीट जल्दी हो जाएगा बच्चा। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था केमिकल काइनेटिक्स कैसे पढ़ते हैं, राइट? केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या चीजें होंगी जो हमें पढ़नी है। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला, सुनो ध्यान से बेटा, हाँ थोड़ी देर में उतार दूंगा, डोंट वरी। सो 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 सुनो 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 सुनो। सुपर मास्टर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके सचिन, कल हॉलीडे है? हाँ कल हॉलीडे है सर, आप सबसे क्यूट हो, थैंक यू बच्चा। कल हमारा मनीष मल्होत्रा लोग, ओके कल हमारा छुट्टी है, आप लोगों को भी छुट्टी मिल जाएगा। सो आई होप कि कल 26 जनवरी है, तो आप लोग भी घर में रिपब्लिक डे को मनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। हमारे पास जो फर्स्ट क्लास में बेटा मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया कि रेट कैसे निकालनी है, राइट? और मैंने आपको बताया था कि रेट को हम इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम करके लिख सकते हैं ना। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम को जब मैंने यूज किया था तो हमारे पास रेट आ गया था। अब उससे ही हम आगे बढ़ेंगे आज। यहाँ पे शायद पेन नहीं रखा, मैं एक मिनट पेन लेके आ रहा हूँ। हाँ सो आ गए देखो, सुनो ध्यान से। अब इसके बाद हमने आगे बात करेंगे, इससे ही आगे बात करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखो इसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड दी फाइंड दी rate of rate of reaction and the rate of decomposition 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 of ammonia NH3, right? if if the rate of formation of hydrogen gas is 2 into 10 raised power 3 mole
पर लीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन दे दिया। और इन्होंने बोला है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, राइट बच्चा? सुनना ध्यान से, सब लोग सुनना ध्यान से। हाँ सुनो 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 सुनो। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभिषेक राजपूत, मैं बेसिकली थोड़ा सा बता दूंगा बैटरी, डोंट वरी, लास्ट में हमने बैटरी ऑलमोस्ट कर दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ करवा दूंगा जिसके सिलेबस में है उनके लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो द डिकम्पोजिशन रेट, राइट, ऑफ क्या, अमोनिया, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें? तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि हम भाई साहब रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन होगा कि डिकम्पोजिशन है अमोनिया का, तो मैं अमोनिया को डिकम्पोज कर दूंगा। अमोनिया को डिकम्पोज करने के बाद अपन लिखेंगे N2 + 3H2, N2 + 3H2। This is the balance equation for decomposition of ammonia, that is 2 mole of ammonia gives 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen, right? ये हमारा बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब बैलेंस इक्वेशन आने के बाद सबसे पहले ये डेटा फेच करो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट? तो सबसे पहले अपन डेटा फेच करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने? तो दे रखा क्या है? तो गिवन क्या दे रखा है बेटा? तो गिवन क्या है? तो गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये हो गया कि डेल्टा, मतलब ये हो गया कि डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन चेंज बाय डेल्टा टाइम इज इक्वल टू गिवन एज 2 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, यही दे रखा है। अब सुनना ध्यान से बेटा, अगर ये दे रखा है और उसने पूछा क्या है, तो दे हैव आस्क्ड यू द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो दे हैव आस्क्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो दो चीजें इन्होंने पूछी हुई हैं। क्या क्या पूछी हुई हैं? तो इन्होंने पूछी हुई है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन मुझे नहीं पता अभी, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूं। और उन्होंने पूछा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये दो बातें इन्होंने पूछ रखी है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ किसका? ऑफ अमोनिया। ये दोनों बातें इन्होंने पूछ रखी है, ये दोनों क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट क्लास में एक एक्सप्रेशन था, याद करो बेटा, अगर मैं बोलूं कि लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन जो था, ठीक है, सुनना ध्यान से, एंड द रेट ऑफ, अच्छा रेट लिखना था, रेट छूट गया यहां पर, रेट बेटा अपने मन से आप लोग लिख लो, छूट गया यहां पर, एंड द रेट ऑफ, राइट, रेट ऑफ। तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले कल जो मैंने इक्वेशन आपको लिखाया था वो लिख देता हूं। क्या था इक्वेशन कल का? तो इक्वेशन था एज पर दिस क्वेश्चन इट वाज 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया बाय डेल टी, राइट, यही था बेटा। हम इसको डिवाइड करते थे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, अगर याद हो तो। इट वॉज इक्वल टू, अब यहां पे माइनस साइन लगी हुई थी, बिल्कुल लगी हुई थी। इट वॉज इक्वल टू 1/1 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन N2 बाय डेल्टा टी, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय डेल्टा टी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चा? जल्दी बताओ, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है वाला? चलिए, अगर सबको ये क्लियर है तो अब मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है, राइट। और यही पूरा एक्सप्रेशन जो था यही कहलाता था रेट ऑफ रिएक्शन, यही कहलाता था रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो मैं अगर बोलूं कि मुझे दे रखा है इतना सा, और अगर मैं इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन, इजंट इट? आई विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वैसे केस में अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई साहब अगर मैंने यहां पर इस जगह पर इस वैल्यू को प्लेस कर दिया तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। तो मैं यहां से लिखूंगा कि भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्या, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन बाय डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू दे रखी है तो मैं वही लिखूंगा 1/3 इंटू डेल्टा, ये क्या दे रखा है बेटा? तो ये दे रखा है 2 × 10⁻3, तो आंसर हो जाएगा बेटा 2/3
इंटू 10 की पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर बेटा, बिल्कुल सही बात है। मैं फिर से दोबारा से बता देता हूं, मेरे को इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोल रखा है कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑल्सो उन्होंने पूछ रखा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या होगा अगर 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 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 2 इंटू 10 की पावर 3। तो वैसे केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। तो मैंने आपको कल बताया था कि ये पूरा एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मैं ये पूरा एक्सप्रेशन लूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन उसमें से ये वाला जो पार्ट है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, राइट। इतना सा पार्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन है और पूरा ग्रीन से जो मैंने कवर कर रखा है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर ये ग्रीन वाला पार्ट हमें निकालना है तो और हमें ये व्हाइट वाला पार्ट दे रखा है, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है हाइड्रोजन का, दैट इज दिस मच। तो ये वाला पार्ट दे रखा है तो मैंने वही वाला पार्ट प्लेस कर दिया और 1/3 आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वी गॉट दिस मच। और इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या इसमें कोई दिक्कत है बेटा? -1/2 लगा तो दिया बच्चा। अच्छा, -1/2 क्यों आया बेटा? आप ही देखो ना, ये अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है और इसके सामने कोएफिशिएंट 2 है। तो मैंने कल बताया तो था कि माइनस साइन शोज डिकम्पोजिशन एंड हाफ क्या मतलब होता है। तो बेटा हाफ से हम 2 से हम डिवाइड करते हैं इवन हर एक्सप्रेशन को। देखो ना, यहाँ पे 2 था कोएफिशिएंट तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ 1 है कोएफिशिएंट तो 1 से डिवाइड किया, यहाँ पर 3 है कोएफिशिएंट तो हमने 3 से डिवाइड किया। ये तो कल मैंने प्रूव भी किया था, ये कल मैंने प्रूव भी तो किया था कि जो भी आगे में कोएफिशिएंट होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो वही हमने डिवाइड करा तो वी गॉट द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे माइनस क्यों लगाया? जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट। I mean just because of ammonia is decomposing, that is why I placed minus here. Just because of ammonia is decomposing, that's why I have placed minus over here. अब पूछता है अगला वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो मैं निकाल देता हूं। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या निकालना है मुझे? ऑफ अमोनिया ऑफ NH3, मतलब मुझे निकालना क्या है? तो डेल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डेल टी निकालना है, राइट। मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। और मुझे पता क्या है? मुझे पता पूरा है, मुझे पता पूरा है। क्यों? क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन सामने आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा, टू फाइंड दिस व्हाट आई विल डू, आई विल इक्वेट दिस विथ दिस और एल्स आई विल इक्वेट दिस विथ दिस, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन पता है, इसका इंफॉर्मेशन निकालना है, राइट। तो वैसे केस में मैं क्या करूंगा? आई विल इक्वेट दिस टू दिस और आई विल राइट कि माइनस ऑफ 1/2 डेल कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया बाय डेल टी मस्ट बी इक्वल टू क्या बच्चा? तो 1/3 टाइम्स ऑफ डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय डेल टी। और इसकी वैल्यू मुझे पता है, कितनी पता है? दे रखी है क्वेश्चन में। तो वैसे केस में आई विल राइट कि डेल कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया बाय डेल टी इज इक्वल टू, ये वाला 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 2/3 और उसके बाद ये कितना वैल्यू है वो दे रखा है ऊपर में, वो मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 गुने 10 की पावर 3 और सामने में एक माइनस लगा दो। माइनस क्यों लगाओगे? ऑब्वियसली सामने में यहां माइनस है, तो इस माइनस को प्लेस करने के लिए मैंने वहां पे माइनस लगा दिया और इस तरह से मेरा आंसर आ गया 4/3 इंटू 10 की पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आ गया बेटा? बात समझ में आ गया? यस, बहुत आसान, सबको सबका आंसर आ रहा है। दैट्स ग्रेट बच्चा, दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से ही ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बेटा। प्लीज कॉपी करो, प्लीज कॉपी कीजिए। वेरी गुड वैदेही, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सर, इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन? नो नो नो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। आई से रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज समथिंग एल्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज समथिंग एल्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इज समथिंग एल्स, बट ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी सेम। दैट इज द कंसर्न। आ रही बात समझ में? दैट इज द कंसर्न। यहाँ पे माइनस साइन लगाने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं, माइनस साइन आप लोग लगा लो, मैं तो छोड़ दिया यहाँ पर, आप लगा लीजिए, ठीक है।
आसान था? यश मक्कार बोलते हैं सर हलवा था ये, इजी पीजी चीजी। ओके ओके ओके, यस बच्चा, माइनस इज टेलिंग अबाउट दी डिकम्पोजिशन। हेलो सर, रिपीट अगेन। मजा आ रहा है तुम्हें? हैं? वंस मोर वंस मोर वंस मोर करना है तुम्हें। सर माइनस आएगा क्या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में? हाँ माइनस लगाया ना बेटा, मैं माइनस तो लगा दिया ना। ओके दैट्स ग्रेट, लुकिंग लाइक रियल बिहारी सुपर मास्टर। ओके थैंक यू, समझ आ गया सर, दैट्स ग्रेट। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं बेटा, एक बार फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें बेटा, सिंपल एक रेट एक्सप्रेशन लिख दो और जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको यूज कर लो और आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ माइनस लगा दिया मैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो। अब रेट को डिटरमाइन करने का और भी तरीका हो सकता है, राइट। रेट को डिटरमाइन करने का पहला तरीका तो हमने पढ़ लिया, कौन सा वाला? तो पहला तरीका पढ़ लिया हमने, वो डी वाला, राइट, डेल वाला। अब डेल वाला तरीका जो था उसमें हमने, सुनना ध्यान से बेटा, डेल वाला जो तरीका था उसमें हमने देखा कि एवरेज चेंज क्या होगा, राइट। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी हैव डन। जल्दी बताओ। अगर बेस्ड ऑन दैट, यस प्रकाश योर चैट इज विजिबल, वंस मोर। ओके 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 चलो वंस मोर। मैंने बोला अगर आप इस कल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट का एक्सप्रेशन होगा वो यही होगा। कैसे? 1/2 टाइम्स ऑफ डेल अमोनिया बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/1 टाइम्स ऑफ डेल N2 बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ डेल H2 बाई डेल टी। सिंपल है, क्योंकि हमने बताया था आपको कि इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे माइनस साइन लगाने का मतलब होता है कि समथिंग इज डिकम्पोजिंग, राइट। एकदम सिंपल था। और उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? यही एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब एज पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो एज पर क्वेश्चन डेल H2 बाय डेल टी दे रखा है, और वो कितना है? तो वो दे रखा है 2 गुने 10 की पावर 3, राइट। बस तो मैंने 2 गुने 10 की पावर 3 यहाँ पे प्लेस कर दिया और मैंने 1 to 1 जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रखा है सब निकाल दिया। ऐसे ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और उन्होंने ये बस पूछ रखा है बताओ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, तो मैंने इतना एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैं इस 2 को यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को इतना सा एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा जो मुझे यहाँ मिला हुआ है। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है बेटा, एक बार दोबारा रिवाइज करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ सिंपल मैथ्स है, बिल्कुल सही बात है, सिंपल मैथ्स है। सर पूर्णिया में कहाँ मिलेंगे? पूर्णिया में कहाँ मिलेंगे भाई? जहाँ जहाँ पे आप रहते हो वहां आ जाएंगे, हमें तो सब देखा है उधर। भट्टा बाजार, चाहे लाइन बाजार, चाहे क्लब वन रोड, जहाँ जाना है, जहाँ मिलना है बता दो। यस अग्रवाल, यस चैट विजिबल है आपका। अरे अब एक क्वेश्चन हम लोगों को बना के दे दो। हाँ देता हूँ बेटा, लिखो इसमें क्वेश्चन। फाइंड दी रेट ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ find the rate of formation of HI if the rate of decomposition of I2 is 5 into 10 की पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रिएक्शन दे रखा है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये रिएक्शन है। जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ। हाँ अर्पणा बिल्कुल बिल्कुल है आपका चैट विजिबल, आगे बढ़ रहा है। यस अगला क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन, सॉल्व करके बताओ फटाफट। अब मुझे गर्मी लग रही है, 1 मिनट रुक जाओ।
हो गया ठंडा खत्म। अभी मैं बाहर से आया था, इस कारण से बहुत ठंड लग रही थी। अब ठीक है। यस अपर्णा, आपका चैट बिल्कुल विजिबल है बच्चा। जो वैल्यू दे रखी है वो निगेटिव में होगी, जो वैल्यू दे रखी है वो निगेटिव में होगी, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, इसका निगेटिव में क्यों होगा? हाँ, देसी लुक हैज गॉन। हु इज योर फेवरेट एक्टर? मेरे फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत थे, नाउ इज नो मोर। अभी कोई फेवरेट नहीं है, सब ठीक है। यस मोहम्मद अफजल, चैट इज विजिबल। बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत सही बच्चा, वेरी गुड। यस आकाशदीप, आपका भी चैट विजिबल है। जल्दी बताओ और बच्चे, सारे आंसर्स आ गए? सबके आंसर्स आ गए? सबके आंसर्स आ गए? गौतम का एकदम सही आंसर अब आया है कि नहीं वो चेक करूंगा। ओके ओके सर, 12 में आगे निगेटिव आएगा, 12 में आगे निगेटिव आएगा, मतलब नहीं समझा। ओके, प्रथम शर्मा जी बोल रहे हैं सर 10 की पावर 4 होगा। विकास बोल रहे हैं 5/2 10 की पावर 3 होगा। जतिन सूद बोल रहे हैं 10 की पावर 4 होगा। सर आपने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया है, कहाँ दिया? रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, सही 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 सही, यहाँ सामने आएगा। मैंने करेक्ट करेक्ट पूछा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सही सही सही, बहुत सही है बच्चा, बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलो करें क्वेश्चन, क्वेश्चन करें। ओके दैट्स ग्रेट। सुनो यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा? तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इसका रेट एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो क्या होगा? तो डेल कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 बाय डेल T मस्ट बी इक्वल टू डेल कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ I2 बाय डेल T इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल कॉन्सेंट्रेशन HI बाय डेल T, राइट? यहां पर माइनस लगा दो, यहां पर माइनस लगा दो, बिकॉज बोथ आर डिकम्पोजिंग एंड दिस इज फॉर्मिंग, है ना? अब इन्होंने बोल रखा है I2 का डिकम्पोजिशन रेट ये दे रखा है, तो मतलब समझ में आ गया कि अपन क्या करेंगे। अपन पूछ रहा है क्या आपसे? यही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है, यही तुम्हारा रेट ऑफ क्या है? यही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे 1/2 टाइम्स ऑफ दिस करना पड़ेगा, या अगर मैं इसके सामने में माइनस लगा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। और उन्होंने पूछा क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, राइट? तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे निकालना क्या है सर? तो मुझे निकालना ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, राइट? तो अपन क्या करेंगे? अपन इन दोनों को बाहर कर लेते हैं। तो माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन I2 बाय डेल T, राइट, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल कॉन्सेंट्रेशन HI बाय डेल T, राइट? अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा? तो उसके बाद यहां पे माइनस, अब ये वैल्यू दे रखी है -5 × 10 की पावर 3, तो मैं लिख दूंगा -5 × 10 की पावर 3 मस्ट बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल कॉन्सेंट्रेशन HI बाय डेल T, राइट? और इस तरह से आ गया तुम्हारा डेल कॉन्सेंट्रेशन HI बाय डेल T इज इक्वल टू 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 10 × 10 की पावर 3, और जो आंसर होगा 10 की पावर 4 हो गया। सबका आ गया? बिल्कुल सही है रियाज शर्मा, बिल्कुल सही है विकास, प्रथम, पूजा, वेरी गुड बच्चा, ये बिल्कुल सही आंसर है। सबका आंसर सही है, इजी है मास्टर। ओके आगे बढ़ें, फिर बढ़ें आगे, यहाँ पे यहीं अटके रहें। अब लिखो, अब ये तो पहला तरीका था रेट को निकालने का, है ना? ये पहला तरीका था रेट को निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या होगा बताता हूं। देखो यहां पर, देखो होता क्या है कि अपन जब ऐसा लिखते हैं कि ए के बाद यहां लिखा लेट्स सपोज A प्लस B टाइम्स ऑफ B गिव्स P टाइम्स ऑफ C, और ऐसा चलो रिवर्सिबिलिटी नहीं रखते, ऐसा लिखते हैं P टाइम्स ऑफ C प्लस Q टाइम्स ऑफ D। अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो अपन इसको लिखते हैं ऐसा, रेट इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन बेटा? तो रेट इक्वल टू लिखते हैं 1/A टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ A बाय डेल T, इक्वल टू लिखते हैं 1/B टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज B बाय डेल T,
इज इक्वल टू लिखते हैं 1/p टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ C बाय डेल C डेल T इज इक्वल टू 1/q टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ D बाय डेल T। अब बेटा अगर यहाँ पे देखो आप, तो आपको यहाँ पर दो जगह माइनस लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, है ना। ये एक तरीका होता है लिखने का। एक और तरीका होता है जहां पर अपन क्या करते हैं कि -1/a तो ठीक है, जहां पर ये डेल लगा था वहां पर d कर देते हैं, तो d कॉन्सेंट्रेशन a बाय dt इज इक्वल टू -1/b d कॉन्सेंट्रेशन b बाय dt इज इक्वल टू 1/p d कॉन्सेंट्रेशन c बाय dt इज इक्वल टू 1/q d कॉन्सेंट्रेशन d बाय dt। सर ये क्या मतलब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम चीजें हैं? नहीं, दोनों सेम चीजें नहीं है बेटा। यहां पर जो अपन बात करते हैं दिस इज द एवरेज रेट, दिस इज योर एवरेज रेट, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लिया और उस फाइनाइट टाइम इंटरवल में आपने चेंज को ऑब्जर्व किया और उस चेंज के ऑब्जर्वेशन को आपने प्लेस करके रेट डिफाइन करी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है दिस सेज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। सर इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बेटा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मैंने बोला कि भाई साहब कोई आदमी यहां से आगरा गया और उसने इतना समय लिया, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? यहां से आगरे का डिस्टेंस देख लोगे, मान लो वो 200 किलोमीटर है, तो 200 डिवाइड बाय, लेट सपोज उसने यहां से लेके आगरा जाने में मान लो 2 घंटे का टाइम लिया, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे 3600 इंटू 2 और उस तरह से आपका किलोमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा आंसर। एक वेलोसिटी आ जाएगी जो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। बातों को समझो, मैंने बोला कि मैं यहां से आगरा जाता हूं, 200 किलोमीटर है और मैंने 2 घंटे लिए, राइट। तो क्लियर कट है कि 100 घंटा पर किलोमीटर रहा, है ना, मैं सॉरी 100 किलोमीटर पर घंटा रहा, राइट। अब यहां पर जो बात हुई 100 किलोमीटर पर घंटा, ये मेरा एवरेज आंसर है। लेकिन मान लो क्या मैं थ्रू आउट 100 किलोमीटर से गया होऊंगा? नहीं, कहीं पे बहुत तेज निकला होऊंगा, कहीं पे स्लो भी गया होऊंगा। जहां पे पुलिस के कैमरे लगे होंगे मैं स्लो जा रहा हूंगा, जहां पे पुलिस के कैमरे नहीं होंगे मैं तेज जा रहा हूंगा, जहां पे ट्रैफिक होगी मैं स्लो जा रहा हूंगा, जहां पे ट्रैफिक नहीं होगी मैं तेज निकल गया हूंगा, जहां रोड खराब होगा मैं स्लो कर गया हूंगा, जहां पे रोड बिल्कुल सही होगा वहां मैं फास्ट चला गया हूंगा। तो इस तरह से चल रहा होगा। तो अब जो है ये अब नीचे ऊपर डाउन करते करते अपन एक वेलोसिटी पे पहुंचे जो एवरेज वेलोसिटी थी और इट वाज 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मान लो मैं जा रहा हूं और रास्ते में कोई आदमी बोलता है भाई अभी बता स्पीड क्या है, समझ रहे हो? अपन जा रहे हैं, वो बीच में खड़ा है और बोलता है मैं वही जा रहा हूं, आगरा ही जा रहा हूं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ही जा रहा हूं यहां से, लेकिन वो बोलता है अभी बता स्पीड क्या है। तो हो सकता है कि अगर मैं ट्रैफिक में रहूंगा तो मैं बोलूंगा यार 40 की स्पीड चला रहा हूं, 40 की स्पीड में चला रहा हूं। और अगर मान लो मैं बिल्कुल हाईवे पे हूं तो मैं बोलूंगा मैं 200 की स्पीड में चला रहा हूं या 150 की स्पीड में चला रहा हूं। तो 150 की स्पीड जब बोल रहा हूं तो मतलब है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 150 था, ओवरऑल में 100 है। तो ये ओवरऑल के बारे में आइडिया देता है और ये बताता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है। मतलब कोई डिकम्पोज जब कर रहा है ए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ए कैसा डिकम्पोज कर रहा है, तेज कर रहा है या स्लो कर रहा है, वो बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब पे, मोल, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो मैंने बोला इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, तो उसके लिए अपन डिफाइन करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, कि आप उस टाइम पे कैसे डिक्रीज कर रहे हो, उस टाइम पे कैसे डिकम्पोज कर रहे हो, उस टाइम पे कैसे फॉर्मेशन चल रहा है, ये आपको बताता है इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज बताता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना डिकम्पोज किया, तो जो भी डिकम्पोज किया डिवाइड बाय जो भी टाइम लिया, उन दोनों को डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाता है। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना, जहां भी डेल लगा है वो एवरेज रेट है और जहां भी डी लगा है वहां पर इंस्टेंटेनियस है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे बेटा। यस बच्चा, यस बच्चा। वन मोर क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन करते रह जाओगे तो सुबह हो जाएगा बेटा, ठीक है। सर आप तो कितने मैट्रिक्स से रिलेट कर दिए काइनेमेटिक्स से, ओके। तो बच्चा इसीलिए क्या होता है कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है इसका, तो ग्राफ से भी हम लोग रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रेट का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका कि देखो ये मान लो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है, ये मान लो तुम्हारा टाइम एक्सिस है, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, राइट। अब
मान लो मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और ये ग्राफ ड्रॉ करने का क्या मतलब है समझो ध्यान से। पहले सब लोग यहाँ पे लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। पहले ये ग्राफ लिख लो फिर बताता हूँ। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं बेटा, ये एक दूसरे का डिफरेंशियल है। ये डिफरेंशियल है और वो उसका एवरेज है। वो इंटीग्रल है या डिफरेंशियल है? बेसिकली ये इंटीग्रल है ओवरऑल, ये डिफरेंशियल है मतलब उस पॉइंट पे। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ना, वैसे ये भी है। ऊपर वाला इंटीग्रल है और नीचे वाला डिफरेंशियल है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भाई साहब ये क्या है सर, तो मैं बोलूँगा, मैं बता देता हूँ क्या है। रुक जाओ एक मिनट, ये देखो क्या है। अरे ये क्या है समझो, ये क्या है समझो। ठीक है, ये क्या है समझो बेटा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कंसंट्रेशन, तो ये है कंसंट्रेशन। ओके, मान लो इसके लिए टाइम हमारा ये वाला है, ये हमारा टाइम है। लेट्स सपोज ये पहला 5 सेकेंड है। ठीक है, ये 5वें सेकेंड पे मैंने मेजर किया कंसंट्रेशन, मान लो ये दे रखा है यहाँ पर 20। ओके, उसके बाद मान लो मैं 10वें सेकेंड पे गया, ये 10वां सेकेंड है। ठीक है, ये मान लो 10 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड, और इसके करस्पॉन्डिंग जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया तो ये मिला मेरे को 15। ओके, फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मैं यहाँ पहुँचा, मैं यहाँ पर आया, और फिर मैं यहाँ पे आया। राइट, और ऐसे करके अपन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं। अपन क्या देख रहे हैं, जब टाइम कम था तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन घटा, और टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन किसका घटता है, तो जब कोई चीज़ डिकम्पोज करता है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है, ये स्लोप बताएगा किस रेट से वो चीज़ डिकम्पोज कर रही है। तो ये जो मैंने ग्राफ यहाँ पे ट्रेस किया है, दिस इज फॉर डिकम्पोजिशन। अब हमें पता है कि इस लाइन का स्लोप जो है वो फिक्स है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो मान लो इमेजिन करो कि हमें पूछ रहा है कोई कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या करोगे, तो इस लाइन का स्लोप निकालोगे एक क्या करके, एक ट्रायंगल ड्रॉ करके। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने बोला कि भाई साहब इस ट्रायंगल का मुझे बताओ, थीटा मान लो ये है, तो थीटा के हिसाब से क्या होना चाहिए तुम्हारा, थीटा के हिसाब से क्या होना चाहिए तुम्हारा, क्या रेट। तो वैसे केस में अगर मैं थीटा है यहाँ पर, तो अगर मुझे कोई पूछेगा इसका स्लोप क्या है, तो मैं बोलूँगा इस लाइन का स्लोप जो है वो तो ये है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। राइट, ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, है ही। पूरा एंगल अगर पाई है, ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। अब इस लाइन का स्लोप क्या होता है, तो इस लाइन का स्लोप होता है टेन थीटा। याद रखना बेटा, लाइन का स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रखे होंगे, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अगर मैंने यहाँ पर टेन थीटा डिफाइन किया, ऑल्दो मुझे डिफाइन करना है टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा ये डिफाइन करना है, बिकॉज ऑफ इस लाइन का स्लोप पाई माइनस थीटा ही है। तो वैसे केस में अगर टेन पाई माइनस थीटा डिफाइन करूंगा, तो वैसे केस में मैं ये करूंगा कि टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। राइट, यही होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, बेस क्या है, टाइम एक्सिस। तो मतलब ये जो भी आएगा तुम्हारा, ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। राइट, और अभी जस्ट हमने देखा है कि बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बाय टाइम में चेंज, तो मैं ऐसा लिख दूंगा डेल कॉन्सेंट्रेशन एंड डेल टाइम। राइट, और डेल कॉन्सेंट्रेशन और डेल टाइम ही क्या है तुम्हारा, रेट है, रेट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्लोप भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्लोप भी लिख सकते हैं। तो अगर कभी भी कोई पूछता है आपसे कि बताओ यहाँ पर रेट क्या होगा, और ऐसे करके एक्सप्रेशन दे रखा है, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, हम खट से रेट निकाल देंगे स्लोप निकाल के। और स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कोई भी लाइन का, कोई भी लाइन अगर कॉन्सेंट्रेशन टाइम एक्सिस पे ड्रॉन है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज कि स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व गिव क्या बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन टाइम लाइन और स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम लाइन गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई पूछेगा सर यहां बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना कॉन्सेंट्रेशन घटा है बेटा, तो 20 और 15, तो नेट क्या है तुम्हारा, तो नेट है 15, स्टार्टिंग में क्या था 20, डिवाइड बाय कहां से कहां गए आप, तो 5 से 10, तो मतलब 10 माइनस 5, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -5/5 और ये हो गया तुम्हारा -1, राइट। अब ये -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ये डिकम्पोजिशन चल रहा है, राइट। विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो डिकम्पोजिशन चल रहा है, अगर डिकम्पोजिशन चलेगा तो फॉर श्योर क्या होगा, रेट नेगेटिव आएगी, इस कारण से ये रेट नेगेटिव है। और इस लाइन का स्लोप भी क्या है, तो इस लाइन का स्लोप भी क्या है बताओ, tan पाई माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू -1 है, तो मतलब है यहां पर जो स्लोप है इस लाइन का, ये जो वैल्यू है ये फॉर श्योर 135 डिग्री होगी, इसलिए 135 होगी बिकॉज ऑफ tan ऑफ 135 क्या होता है, तो tan ऑफ 135 होता है -1, राइट। तो जो भी स्लोप है वही मेरा क्या है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है। और कैसे प्रूव हुआ, तो हमें पता है स्लोप होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, बेस क्या है टाइम, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम क्या देता है, तो हमेशा वो क्या देता है बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन देता है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन का चेंज बाय टाइम का चेंज विल गिव अस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके लिए चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हमेशा सेम रहेगा, तो चाहे आप रेट यहां से लेके यहां में निकालो, चाहे रेट यहां से लेके यहां में निकालो, चाहे रेट यहां से लेके यहां में निकालो, चाहे रेट यहां से लेके यहां में निकालो, हमेशा रेट क्या है तुम्हारा स्लोप है, और स्लोप हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसीलिए फॉर स्ट्रेट लाइन रेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब थ्रू आउट यहां से लेके यहां तक रेट सिमिलर डिफाइन होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, यूनिक होता है, वो चेंज नहीं करता है। लेकिन वही अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कोई कर्व होता, तो वैसे केस में हर पॉइंट पर जो भी उसका टेंजेंट ड्रॉ होगा, उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वही उसका रेट होगा। मतलब हर पॉइंट पर हमें स्लोप अलग अलग निकालना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल टूल के अंदर, कि किसी भी पॉइंट कर्व पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें स्लोप का पता चलता है। देखो ये भी तो डिफरेंशिएट ही है, तो इसीलिए उस पॉइंट पे अगर निकालना है तो फॉर श्योर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। और अगर मुझे उस पॉइंट पे नहीं निकालना है, ओवरऑल में एक स्ट्रेट लाइन है, तो 100% स्लोप हमेशा सेम रहेगा और रेट भी हमेशा सेम रहेगा। तो मतलब आज से समझ में आ गया कि अगर कभी भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व में, देखना ध्यान से, अगर कभी भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व तुम्हारा ऐसा है, तो वैसे केस में जो रेट होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम है तो यहाँ पर रेट क्या है, तो यहाँ पर रेट सेम है, रेट कांस्टेंट है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इनका स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ऐसा आ गया, ऐसा ग्राफ बन गया, ऐसा बन गया, तो वैसे केस में अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व है, तो हमें अगर कोई बोलेगा कि बताओ अब क्या होगा इसका रेट, तो मैं बोलूंगा भाई साहब हर पॉइंट पर अलग रेट होगा। क्यों, क्योंकि कर्व है ये। अब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप देखो कैसा आ रहा है, ऐसा स्लोप आ रहा है। किसी को बोला कि नहीं मेरे को यहाँ रेट निकालना है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका देखो स्लोप ऐसा आ रहा है। तो मतलब हर जगह टेंजेंट का स्लोप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। क्यों, ये फ्लैट हो गया ज़्यादा, ये कम फ्लैट है, तो ज़्यादा फ्लैट होगा तो स्लोप कम होगा, राइट। ऊपर में स्लोप ज़्यादा है, नीचे में स्लोप कम है, और स्लोली यहाँ पर तो स्लोप नहीं के बराबर है, मतलब रेट नहीं के बराबर होगा। तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व में नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे रेट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्लोप घटता जा रहा है। और अगर स्लोप घट रहा है, रेट घट रहा है, मतलब क्या है, चीज़ें डिकम्पोज हो रही हैं। अगर डिकम्पोज होंगी तो स्लोली रिएक्टेंट खत्म होना शुरू होगा, और जब रिएक्टेंट खत्म होना शुरू करेगा तो उसका रेट भी क्या है, घटना शुरू हो जाएगा।
तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसा बन गया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और जिस कारण से रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर कोई बोलेगा कि क्या होगा रेट, तो यहां पर रेट निकालने का तरीका है डी कॉन्सेंट्रेशन राइट बाय dt। अब मैं यहां पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे निकालूंगा, और यहां क्या तरीका है, तो यहां तरीका है एवरेज रेट, और एवरेज रेट क्या होगा, तो डेल कॉन्सेंट्रेशन जो भी हमें पता चलेगा बाय डेल टी। तो ये तुम्हारा एवरेज रेट दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर रेट कांस्टेंट है, स्लोप यूनिक है, लेकिन यहां पर ये एवरेज रेट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, क्योंकि स्लोप हमेशा हमेशा हर पॉइंट पे टेंजेंट चेंज कर रहा है। यहां पर स्लोप हर पॉइंट पे डिफरेंट हो रहा है, यहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट हर पॉइंट पर से डिफरेंट है, इस कारण से हम बोल रहे हैं कि यहां पर रेट भी हर पॉइंट पर डिफरेंट है। और ये था रिएक्शन, ये था जब तुम्हारा डिकम्पोज हो रहा है। अगर मान लो फॉर्म होगा तो फॉर्म भी ऐसे होगा, ऐसा हो सकता है, ये तुम्हारा फॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि यहां देखो ये भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है और ये भी तुम्हारा टाइम एक्सिस है। तो देखो विथ टाइम तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन चल रहा है। टाइम स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ये था, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ये था ये वाला, और टाइम फाइनल में तुम देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ऊपर चला गया। तो अगर कोई बोलेगा बताओ रेट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा भाई साहब यहाँ पे बताओ कौन सा टाइम है, तो बोलेगा देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर तुम्हारा 5 मोल पर लीटर है, पर सेकेंड है, और सॉरी 5 मोल पर लीटर है, और यहाँ पे मान लो 20 मोल पर लीटर है। मैंने बोला ओके। यहाँ पे टाइम मान लो तुम्हारा 2 सेकेंड है, और यहाँ पे टाइम तुम्हारा 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है। तो बताओ स्लोप क्या होगा, तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है, क्या होगा रेट, बताओ क्या होगा, तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है, अगर रेट निकालना है तो मैं इसका टेन थीटा निकाल देता हूं, ये थीटा लिख दिया। अब थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक का राइट डिस्टेंस जो भी है। अब यहां से लेके यहां तक का चेंज क्या है, तो देखा जाए तो 5 से 20 पे गए हो, तो मतलब हो गया यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां हो जाएगा 20 - 5 राइट, और डिवाइड बाय ये बेस। बेस क्या है बेटा, तो यहां से यहां गए हो तो मतलब है 20 - 2, मतलब हो गया ये क्या है, नथिंग बट, ये नथिंग बट तुम्हारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है राइट, और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम आ रहा है, और यही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो यही तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अगर इसमें निकाला जाए तो हमारा आंसर आएगा 20 - 5 15 और 20 - 2 18, तो मतलब हो गया आंसर 15/18, और 15/18 का मतलब है 3 5 = 15, 3 6 = 18, तो मतलब हो गया 5/6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखो स्लोप निकाल दिया, रेट आ गया। तो स्लोप से भी हम रेट निकाल सकते हैं, ये कहने का मतलब है। और एवरेज रेट वहां डिफाइन होगा जहां पे स्ट्रेट लाइन होगी, और इंस्टेंटेनियस रेट वहां डिफाइन होगा जहां पर ये कर्व होगा। जहां पे ये कर्व होगा वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन होगा। हर पॉइंट पे कर्व चेंज हो रहा है, अगर हर पॉइंट पे कर्व अपना टेंजेंट चेंज कर रहा है तो वैसे केस में फॉर श्योर टेंजेंट का स्लोप भी चेंज हो रहा होगा, और जब स्लोप चेंज हो रहा है तो मतलब रेट चेंज हो रहा है। सर ये रिएक्शन कैसे बनाते हैं वो नहीं समझ में आया। बेटा रिएक्शन आपको नहीं बनाना है, वो एग्जाम में ऐसे टेबल बना के देगा, वो एग्जाम में ऐसे करके टेबल बना के देगा, और टेबल को रीड करके तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ऐसे ऐसा लिख देगा वो कि ये ग्राफ मान लो दे दिया, और ग्राफ देने के बाद या तो ग्राफ दे देगा या फिर टेबल दे देगा ऐसे, और टेबल देके ऐसा करेगा, देखो क्या करेगा, देखो ये लिख देगा ए का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिख देगा राइट, और यहां पर दे देगा तुमको टाइम, यहां पे दे देगा टाइम, और यहां पे दे देगा कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी टाइम हो गया कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बस ऐसे दे देगा और बोलेगा बताओ रेट क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन मान लो इनिशियली जब टाइम t = 0 था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो 5 मोल पर लीटर है, 5 मोल पर लीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद जब टाइम तुम्हारा 10 सेकेंड पे गया तो ये हो गया तुम्हारा 20 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 लीटर पर सेकेंड, देखो। और फिर उसके बाद जब अपन उससे आगे गए, 0 से 10 पे आए, 10 से जब हम 20 पे गए, 20 पे गए तो ये बढ़ के हो गया चाल, एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया तुम्हारा 35, ये हो गया तुम्हारा 35 राइट, ये हो गया, ठीक है। अब बोलता है बताओ रेट क्या है, रेट क्या है, बहुत सिंपल है, क्या करें, तो हम लोग रेट निकाल देते हैं। तो रेट क्या करेंगे,
तो रेट हो जाएगा। कहीं भी कोई सा भी टाइम पकड़ लो, यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, हर जगह रेट सेम ही आएगा। यहाँ से यहाँ करो, यहाँ से यहाँ करो, यहाँ से यहाँ करो, फर्क नहीं पड़ता। आप फर्स्ट टाइम से लास्ट टाइम पे चले जाओ, आप सेकंड से लास्ट में जाओ, आप फर्स्ट से सेकंड में जाओ, सब में आंसर सेम आएगा। तो हम फर्स्ट से सेकंड में आते हैं, तो क्या होगा बताओ? 5 कॉन्सेंट्रेशन क्या है बताओ? 20 - 5, तो 20 - 5 बाय टाइम क्या है? 10 - 0, तो 10 - 0 क्या हो गया? ये आ गया तुम्हारा 15/10, है ना? 5 3 जा 5 2 जा, खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या नहीं तो ऐसे ग्राफ दे देगा और पूछेगा बताओ रेट क्या है, और हर पॉइंट पे हर कुछ दे देगा। सर रेट में डिकम्पोजिशन में tan पाई माइनस थीटा क्यों किया, देन tan थीटा ही क्यों नहीं लिया? बेटा tan थीटा लोगे तो निगेटिव नहीं आएगा ना बच्चा। देखो यहाँ पर अगर आप tan थीटा ले लोगे तो निगेटिव नहीं आएगा। स्लोप क्या है इस लाइन का? स्लोप ये थोड़ी है, स्लोप ये है, लेकिन एंगल ये वाला दे रखा है, तो मैंने पहले पाई माइनस थीटा निकाला। स्लोप क्या होता है? जो आप इस लाइन से बनाते हो, राइट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है एंगल, वो होता है स्लोप। ये है तुम्हारा स्लोप, नहीं ये स्लोप है, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है, ये स्लोप नहीं है इस लाइन का, ये स्लोप है। ये तो पढ़ाया गया होगा ना मैथमेटिक्स में, ये स्लोप है। अब अगर वो स्लोप है तो ऑब्वियसली मुझे tan पाई माइनस थीटा डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये सब चक्कर नहीं रखनी है, आपको क्या रखना है कि जब डिकम्पोज हो रहा है तो मेरे फाइनल आंसर में निगेटिव जाएगा, और जब फॉर्म हो रहा है तो मेरे फाइनल आंसर में पॉजिटिव जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे फाइनल आंसर जो करनी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? वो हमेशा निगेटिव होनी चाहिए, अगर तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हारा डिकम्पोज है तो। अगर फॉर्मेशन है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैं tan थीटा कर दूंगा तो tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल और tan ऑफ ऑब्ट्यूस सॉरी tan ऑफ एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल है, और tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। और tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हमें निगेटिव आंसर करना है। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, स्लोप एक्स एक्सिस से लेते हैं, बिल्कुल। सर ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए है या फिर सारे रिएक्शन के लिए? नहीं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है सारे रिएक्शन के लिए, ये सबके लिए है बेटा, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। बस ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कर्वी है स्लोप, अगर ये कर्वी स्ट्रक्चर है, तो हर पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मतलब हर पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह पे निकालो आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में आप चाहे स्टार्ट से बीच में आओ, स्टार्ट से लास्ट में जाओ, चाहे बीच से लास्ट में जाओ, आपको हमेशा स्लोप सेम ही मिलेगा। यही स्लोप मिलेगा, कितना? 3/2। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? हमेशा 3/2 ही रहेगा। ठीक है बेटा? हाँ, अब ये सुनना ध्यान से बेटा, ये जो भी चीजें हमने यहाँ की हैं, ये बात याद रखना बेटा, ये जितनी भी बातें हमने यहाँ की हैं, ये सबके सब वैलिड तब है जब तुम्हारे पास ये गैसियस है। ये याद रखना, अगर गैसियस नहीं है तो आप ये नहीं लगा सकते, अगर गैसियस नहीं है तो आप ये नहीं लगा सकते। ये सारी बातें वैलिड तब है जब पूरा सिस्टम गैसियस है। ठीक है? यस। तो यहां पर व्हाट वी हैव टू राइट में लिखो, यहां पे लिखो, पहले से पूरा बनाओ, पहले से पूरा बनाओ, पहले जो भी लिखा है वो बनाओ, और लिखो इसमें, इसमें लिखो स्लोप ऑफ, लिख तो दिया है मैंने पीछे, लिख तो दिया है, ऐसा लिख लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ gives the rate। बस हो गया, ये कंक्लूजन आ गया। क्योंकि स्लोप क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। बेस क्या है? चेंज इन टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज क्या होता है? रेट ही तो होता है। सिंपल। सर यस सर आफ्टर 12th घर वालों को करियर स्विच करने के लिए कैसे मनाएं? आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। सच में ऐसा है क्या? आज बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? आज कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा रहा तुम लोगों को? तुम लोगों को लग रहा है ऐसा है? रेडी? लग रहे हो? लग रहे हो? सर आप भी एकदम लास्ट में कहानी का
क्लियर बताते हैं। बेसिकली इसमें तुम लोगों को खुद से नोट करते रहना चाहिए बहुत सारी बातें जो मैं बोलता जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में लिखना है, मुझे थोड़ी लिखना है। बस मैंने समझा दिया कैसे करना है। ये सब चीज़ें भी रेट निकाल सकते हैं इस तरह से भी। यस सर, मुझे भी। लक्ष्य चौहान भी बोल रहे हैं यस सर। ओ गुडनेस। और लग रहा है शादी करने वाले हो। नहीं लग रहा। अबे रक्षा, काय रे, सही में लाग रहे हो कि नहीं लाग रहे हो? गैसेस के लिए बता तो दिया बेटा, गैसेस के लिए ही ये पूरा सिस्टम है। ये जो चीजें चल रही है ना, ये गैस के लिए ही है, ये गैस के लिए ही है। सर आप कल से बहुत सीरियसली पढ़ा रहे हो, बेस्ट है, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ओके ठीक है। सर हमें भी लग रहा है आज ज़्यादा सीरियसली पढ़कर मज़ा आया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। स्मार्ट इंसान तो हर दिन स्मार्ट लगे। हाउ मच लैंग्वेज यू नो? मेरा नेम ले लो। हेलो यस, टिप टॉप लग रहे हो। अरे हो गया रे बाबा। सुनो, मेरे को कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मुझे कन्नड़ आती है, मुझे तमिल आती है, मुझे मैथिली आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे भोजपुरी आती है, मुझे बंगाली थोड़ी बहुत आती है, और बाकी तो सारे ये लोकल लैंग्वेज मगही वगी सब तो ऐसे ही आती है, वो तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है सर, हमारे घोड़ी चलेंगे। अरे नहीं रहे, कुछ नहीं हो सर। चलो आप आगे बढ़ते हैं। वेडिंग की प्लानिंग? अबे तो कैसे, तुम्हें तो अजीब आदमी हो यार तुम लोग। कोई वेडिंग वेडिंग नहीं है, तुम लोग ऐसे पागलों की तरह बात करते हो। हट चिल्लड़ो, अभी बहुत कुछ करना है। अभी मेरा एक बहुत ही प्यारा सा नया ये आ रहा है, मतलब एक एप्लीकेशन मैं लॉन्च कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे उसमें, जस्ट बिकॉज उसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रॉफिट वे में जाके काम करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐसा जो कि रियल सोल्यूशन टू द स्टूडेंट, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत दिन से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में देखा है कि देर इज़ अ नीड ऑफ समथिंग एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ things are not that great what we had in the 3 years, last 3 year, I mean past 3 year. It was a kind of offline system, nothing was that online. तो ये ऑनलाइन के कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो गए हैं, और मुझे लगता है कि आई शुड डू समथिंग फॉर दिस। तो आई एम डूइंग समथिंग ऑन इट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट आई होप ये तुम्हारे लिए ही बनाऊंगा। अभी नहीं, तुरंत में लॉन्च नहीं करूँगा, अप्रैल के आसपास लॉन्च करूँगा, अप्रैल से मई के आसपास। तो आप लोग उसको थोड़ा सपोर्ट करना, आई नीड दैट, since it is a non-profitable kind of thing, so I just want to put some effort out of it. जो मैंने आज 3-4 महीने में, 6 महीने में जो तुम लोगों के क्वेश्चनरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चनरीज बना गए मेरे पास, उनके मैंने सोल्यूशंस लिखे हैं और फिर उसको डायरी के फॉर्म में बनाया है, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ अक्रॉस दिस जनरेशन। जो भी है इस एज के बच्चे हैं, उन सब के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ताकि सब उस सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ें और लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाएं। और इनफैक्ट मतलब जो ऐसे ट्रैप में पड़ रहे हैं कुछ बच्चे, वो ट्रैप में ना आए, वो इन्फॉर्म डिसीजन लें और कुछ अच्छा करें लाइफ में। ये मेरा एक मोटो रहेगा। तो सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, एप्लीकेशन लॉन्च होगा एवरीवेयर, iOS एंड्रॉयड एवरीवेयर। शार्क टैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। चलो चलो चलो, शार्क टैंक में नहीं, हम खुद ही उतना फाइनेंस में खुद ही कर दूंगा, जितने की रिक्वायरमेंट है उसमें उतना मैं खुद ही कर दूंगा। ठीक है, चलो डन। कहाँ लॉन्च होगा? हर जगह लॉन्च होगा बेटा, हर जगह। अब देखो इसमें, अब इससे आगे है। ओके ओके, चलो बढ़े हैं आगे। चलो डन। अब देखो इधर, अब इससे आगे क्या है? इससे आगे है कि अगर हमने, और कोई तरीका है क्या रेट लिखने का? तो एक बात सुनो, जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोली, आप लोगों ने शायद इसे इग्नोर कर दिया होगा। इग्नोर नहीं किया तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, फोकस करना इस पे। ये सब के सब गैसियस होने चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सब के सब गैसियस होने चाहिए। अगर गैसियस नहीं हुए तो आप ये वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? सर टेलीग्राम वाले, हाँ टेलीग्राम वाले स्टूडेंट का अब सही है, ही इज़ नाउ फाइन, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने उसको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है और वो फाइनली बहुत परफेक्ट है। अब कुछ नहीं हुआ ऐसा उसके साथ, लेकिन मतलब हो सकता था, उसको डराया गया फ़ोन मैसेज बैक करवा के, तो वो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब लेकिन हर समय कोई तुम्हारा मेरे से सपोर्ट करने वाला मिलेगा तुमको, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए आप अपना लाइफ का डिसीजन खुद से लीजिए और खुद से सही डिसीजन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ मेरे यहाँ गर्मी हो रही है। मैं ड्रॉपर बैच में क्या पढ़ाता हूँ, मैं पूरा फिजिकल पढ़ाता हूँ, पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, और बचा तो कुछ ऑर्गेनिक भी पढ़ा देता हूँ। देखो इधर, ये बस गैस के लिए बेटा, गैस के अलावा और कहीं इसको अप्लाई नहीं करेंगे आप लोग। अब उसके अलावा सर अगर मान लो गैस नहीं रहा, सॉलिड दे दिया, तो क्या करेंगे? तो वैसे केस में सुनना ध्यान से, सॉलिड पे अप्लाई क्यों नहीं करते हैं मैं समझा देता हूँ, समझना चाहोगे? ये एक्सप्रेशन सॉलिड पे अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, ये समझना चाहोगे बेटा? जल्दी बताओ, क्या ये समझना चाहोगे? हाँ डन विकास, ये समझना चाहोगे ये क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? सॉलिड लिक्विड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है सिलेबस में, लेकिन तुम समझना चाहोगे तो मैं समझा दूंगा। ये सॉलिड लिक्विड पे अप्लाई क्यों नहीं करते हैं ये तुम समझना चाहोगे तो मैं समझा दूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर नहीं समझना है, तो वैसे केस में कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी बताओ। वाह मृत्युंजय, थैंक यू थैंक यू, मैं अपने सारे फ़ोन पे डाउनलोड कर लूँगा, सारे घर के फ़ोन पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। समझना चाहोगे? बहुत बच्चों ने बोला है समझना चाहोगे। चलो ठीक है, समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया एक NH4COO और ऐसा NH2COO NH4, ये एग्जाम्पल लिया, ये NH2COO NH4 ये एग्जाम्पल लिया, और इस गैस को ये बेसिकली सॉलिड होता है, ये बेसिकली सॉलिड होता है। इस सॉलिड को जब हमने ब्रेक किया, हीटिंग करी, तो इससे बनता है अमोनिया, राइट, और बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अमोनिया भी गैस है, आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, बिल्कुल पता है, और सॉलिड तो सॉलिड है। अब यहां पर सिस्टम के अंदर सॉलिड भी प्रेजेंट हो गए, सुनना ध्यान से बेटा, बिल्कुल समझा रहा हूं, यहां पे सॉलिड भी प्रेजेंट हो गए। ये चीज आपको लिख रखा होगा आपके एग्जाम में, आपके बुक्स के अंदर, कि दिस एक्सप्रेशन इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू होमोजीनियस सिस्टम वेयर वी हैव ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट लाइक गैस, राइट। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता है व्हाई नॉट हेट्रोजीनियस, व्हाई नॉट सॉलिड लिक्विड, राइट। तो उसी को मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा हुआ कि जब हमने, सुनना हो गया भाई, आप सब लोग इधर देखो, हम लोगों ने जब इसमें ऐसे करके इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद दो गैस बने, करेक्ट बात है, सॉलिड टूटा, दो गैस बना, हमने इसको थर्मली डिकम्पोज करा है, हीटिंग करी है इसकी, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने क्या करा, तुमने लगाया यहां पर D, ऐसा सेम वही जैसा पहले किया था, NH2COO NH4 बाय DT, राइट, इज इक्वल टू 1/2 D concentration ammonia, I mean change in concentration ammonia at a moment by DT is equal to D concentration CO2 by DT। ये तुमने किया, बड़ा प्यार से कर दिया, मजा भी आ गया सबको, वाह 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 करके लोग निकल गए, और ये हो गया गलत। ये गलत क्यों हुआ? ये इसलिए गलत हुआ बेटा क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस चेंज। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस चेंज है, राइट। ये नथिंग बट चेंज है, चेंज है किसका? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका है बेटा? तो ऑफ सॉलिड है ना। ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड है। अब आप ही बताओ मुझे, अगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड है तो वैसे केस में मैं सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन पहले डिफाइन करता हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा मोल बाय वॉल्यूम। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का मतलब है क्लास 10th या 11th से, मोल बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होता है। अच्छा, अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड लिखता हूं तो वैसे केस में ये मोल बाय वॉल्यूम भी किसका? तो सॉलिड का, ठीक है। और मोल क्या होता है? तो मोल होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही है। और उसके बाद नीचे वॉल्यूम लिख दिया, किसका? तो सॉलिड का, ओके। अब ये गिवन वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वेट बाय वॉल्यूम,
ये वेट बाय वॉल्यूम हो गया इनटू 1 बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट, किसका, तो सॉलिड का, ओके। अब अगर देखा जाए तो वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो इससे आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू 1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, बिल्कुल। अब आपको पता होगा कि डेंसिटी सॉलिड की क्या होती है, फिक्स होती है। डेंसिटी सॉलिड की फिक्स होती है। आप आयरन की डेंसिटी देखो, आप चाहे आयरन का इन्ना सा मास लो, चाहे इन्ना सा मास लो, चाहे इन्ना सा मास लो, या कितना भी मास लो, डेंसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर डेंसिटी सॉलिड की फिक्स है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है आपने, तो वैसे केस में आपको ये तो एक कांस्टेंट मिल गया, ये कांस्टेंट है। और आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है। भाई आयरन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लोगे वो 56 ही होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब अगर तुम्हारे पास दो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट क्या होगा, एक नया कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तुम ही बताओ। अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो चेंज क्या होगा उसका, 0 होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, नहीं समझ में आया। हेलो शिवम मौर्य, मैंने आपकी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। अरे क्वेश्चन पूछो बेटा, मैं बिल्कुल दूंगा। नहीं आया। अगर कांस्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैंने बोला मेरी अभी भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और आज से 10 मिनट के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड ही है, तो चेंज क्या है, तो आंसर है 0, नो चेंज। तो वैसे केस में अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड मैंने कांस्टेंट प्रूव कर दिया, तो चेंज क्या होगा उसका, 0 होगा। अब अगर चेंज 0 हो गया तो बताओ, ये अगर 0 प्लेस कर दिया तुमने तो रेट ही 0 हो गया। भाई साहब सॉलिड टूट टूट के बर्बाद हो रहा है, और बर्बाद होने के बाद जब तुम्हारे पास आ रहा है तुम बोल रहे हो तुमने कोई काम ही नहीं किया। बोला क्यों, मैं तो टूट के बर्बाद हो चुका हूं। बोला टूट के तू क्या बर्बाद हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन तेरा चेंज हुआ ही नहीं, तू तो 0 है, रेट वाइज तू 0 है। सॉलिड बोलता है यार मैंने इतना शिद्दत से काम किया और तो भी तू बोल रहा है मैंने कोई काम नहीं किया, मैं टूट टूट के बर्बाद हो चुका हूं, मैं यहां तक आ चुका हूं और तू बोल रहा है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो 0 है। मैंने बोला भाई तू बहुत रो रहा है, मैं मानता हूं तूने बहुत काम किया होगा, लेकिन मेरे लिए तूने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरे को तो तेरा रेट ऑफ रिएक्शन 0 मिल रहा है। बात समझ में आ गई। हाँ, तब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे, सही बात है। मैंने बोला कि तब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो गया, ये चमत्कार हो गया। तू तो टूटा ही नहीं, तेरा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन 0 है, तो डिकम्पोज ही नहीं हुआ। तो वैसे केस में तेरा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, बोलते आप तुम जानो भाई, हम तो नहीं जानते। हमने तो बोला हम बहुत टूट गए, हम टूट टूट के बर्बाद हो गए, और फिर भी अगर तू बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं कोई काम किया, हाँ मैंने कोई काम नहीं किया, अब प्रोडक्ट से पूछ कहां से आया वो। तो मैं प्रोडक्ट के पास गया, मैं बोला प्रोडक्ट ये क्या हो रहा है भाई, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो नहीं रहा और तू फॉर्म हुए जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। बोला सर आप लोग ना पागल हो गए हो सबके सब। मैंने बोला क्यों, बोला आप इसका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में क्यों ले रहे हो, इनका मोल के टर्म में लो ना, इनके जो मास हैं वो तो घट रहे हैं, अगर मास घट रहे हैं तो मोल तो घट रहे होंगे। बोला हाँ, तो बोला इसीलिए आज के बाद से अगर आप हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए यूज कर रहे हो तो आप वहां पे मास का टर्म लिया करो, आप वहां पे मोल का टर्म लिया करो रेट डिफाइन करने के लिए, बिकॉज मोल तो घट रहे होंगे, मोल घट रहे होंगे फॉर श्योर, नेट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉलिड होता है ऐसा। अब सॉलिड में मान लो अगर इतना सा पार्ट रिएक्ट कर गया तो जो बचेगा वो ये बचेगा, ये बचेगा। अब क्या हुआ, इसमें एक साथ दोनों जाता है, मास भी गया यहां से और वॉल्यूम भी गया यहां से। भाई मास भी गया उतना दूर का और वॉल्यूम भी गया वहां उतने दूर का, तो मास बाय वॉल्यूम एकदम कांस्टेंट रह गया। अभी भी जितना मास जितना वॉल्यूम है वो कांस्टेंट वैल्यू है, मास बाय वॉल्यूम कांस्टेंट वैल्यू है। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए लिक्विड में भी सेम चीज है, लिक्विड में भी सेम चीज है। तो वैसे कैसे अपन क्या बोलेंगे, ऐसे करके डिफाइन नहीं करते इसको, फिर
तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन इसको ऐसे करेंगे कि जब कभी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम आ गया तो वैसा यूज करोगे तुम कि माइनस ऑफ डी एन ऑफ NH2COONH4 NH2COONH4 एन ऑफ एन मतलब बेटा एन मतलब क्या हुआ? मोल, राइट? बाय dt इज इक्वल टू डी ऑफ क्या? एन ऑफ NH3। अब वो नहीं लिखना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, dt इज इक्वल टू डी ऑफ एन ऑफ CO2 dt। और 1/2 यहां भी मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं 1/2 नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन अब अपन इन टर्म्स ऑफ मोल लेंगे। तो फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम वी टेक इन टर्म्स ऑफ मोल, क्योंकि मोल तो खत्म होगा। मोल क्या होता है? अगर मैं मोल के टर्म्स में लूंगा तो क्या होगा? मोल होगा वेट बाय मोलिकुलर मास। वेट तो घट रहा है इसका बिकॉज ये डिकम्पोज हो रहा है, तो अगर वेट घटेगा और मोलिकुलर मास कांस्टेंट है तो 100% है मोल घटेगा, और अगर मोल घटेगा तो बिल्कुल दिखेगा कि हाँ भाई ये टूट रहा है और ये बन रहा है, तो हमें फिर रेट भी डिफाइन करना आसान होगा। तो सर एक बात बताओ, इसका तो नहीं कर सकते, इसका तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है आप लोगों ने? यूनिट एंड डायमेंशन कहता है कि जो यूनिट उस तरफ है वही यूनिट उस तरफ भी होनी चाहिए, इक्वालिटी के। तो वैसे केस में ऐसा मत कर देना कि इसका मोल ले लिया और उसका तुमने क्या ले लिया, एक का मोल ले लिया और एक का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, ऐसा मत करना। दोनों का या तो मोल लेना या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लेना। अब यहां कॉन्सेंट्रेशन तो ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे? मोल लेंगे। अरे बात समझ में? यहां कॉन्सेंट्रेशन तो ले नहीं सकते, किसका? सॉलिड का, तो हम मोल लेंगे। अब अगर इसका मोल लिया तो उसका भी मोल लेंगे, और यहां जो रेट आएगा उसका यूनिट क्या आएगा? अब ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, ये है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आएगा वो क्या आएगा? तो अब यहां पर मोल पर लीटर पर सेकंड नहीं आएगा, अब आएगा मोल पर सेकंड, अब आएगा मोल पर सेकंड। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई सबको? क्या सबको समझ में आ गई बेटा? क्या सबको समझ में आ गई? पूरा फील आ गया? अब समझ में आया क्यों नहीं यूज करते थे? अब सबको क्लियर है क्यों नहीं यूज करते थे? तो सुपर मास्टर के पास सारी बातों का आंसर है, ठीक है? सॉरी सर, आपका नेम नहीं जानता, बता दें। भगवान, संभव, साहू ये बोल रहा है मेरा नेम नहीं जानता। रे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा उठा लो रे मेरे को, उठा लो रे बाबा। लेस सॉलिड कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? थैंक यू जतिन, थैंक यू। हाँ धीरेन्द्र, बिल्कुल। देख रहे हो ना, बच्चा मेरा नाम नहीं जानता रे, देख रहे हो? सर आपके टाइम से टैगिंग होती थी कि नहीं? टैगिंग नहीं, रैगिंग बेटा। मत उठना बाबा नहीं तो हमारा क्या होगा? बेटा मेरा नाम सुपर मास्टर नहीं नहीं है, माँ बाप ने नहीं रखा, वो तो बच्चों ने बोल दिया। मेरा नाम सुधांशु शेखर है, सुधांशु शेखर, सुधांशु शेखर, ठीक है? कब खाली है या फिर कुछ है भी उसमें? अरे है रे, है रे, देखो, दिखा, दिखा, है कुछ, कुछ तो है। सुपर मास्टर है इनका नाम, कोई बताओ उसको, भगवान है हमारा। अरे बाबा, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया बाबा, डर, मेरे को डर लग रहा है इससे तो। सर उसको जीने का, अरे अरे मारूंगा ना। चलो डन डन। अच्छा संभव बोल रहा है मजाक था, हर्षित बोला सुधांशु ही सुधांशु। एनीवेज, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा तरीका है रेट निकालने का। तो देखो बेटा, तीसरा तरीका क्या है रेट निकालने का? तो तीसरा तरीका है रेट लॉ। तो लिखो इसमें हेडिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये थर्ड वे है। पहला तरीका था कौन सा वाला? एक्सप्रेशन लिख के। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा तरीका है लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखो हेडिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन।
ये तीसरा तरीका है रेट निकालने का, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन बेटा सुन लो ध्यान से, मैं एक एक चीज अलग अलग करके बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग रेट निकालने का 3 तरीका पढ़ते हैं। पहला तरीका हमने आपको बताया कौन सा वाला, एक्सप्रेशन वाला, राइट, डिफरेंशियल, चेंज वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका था ग्राफ या नहीं तो टेबल, और तीसरा तरीका कौन सा बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये समझते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये समझते हैं, देखो ध्यान से। जब आप खतरे का टिल्लू उससे यूज नहीं करते, बेटा अभी खतरे का टिल्लू आ ही नहीं रहा है। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू बच्चा, बहुत ज्यादा समझ आ गया, ओके थैंक यू। इतना गंदा देखो इधर, सर आपकी तरह सारे टीचर क्यों नहीं होते। इधर देखो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि अगर कोई भी रेट है, राइट, वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, राइट। और यहीं से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अगली क्लास में ऑन टाइम आना, 3:45 में मुझे सारे स्टूडेंट यहाँ चाहिए, ताकि हम लोग ऑन टाइम स्टार्ट करें और कल हम लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी ये सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल सब 3:45 आएंगे, वी विल स्टार्ट विद दिस लॉ ऑफ मास एक्शन एंड आई विल फिनिश लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी एंड रेट एक्सप्रेशन। ये 4 चीजें हम कल खत्म करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों। अगर वो नहीं समझ में आया तो पूरे के पूरे केमिकल काइनेटिक्स आपका डमाडोल हो जाएगा। तो प्लीज कल की क्लास को सीरियसली 3:45 में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए तुम्हारा सुपर मास्टर लेता है तुम लोगों से विदा। टेक केयर बच्चों, बाय 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 बाय। विच मेथड वी शुड यूज इन द क्लास, सॉरी एग्जाम। बेटा एग्जाम में वो मेथड यूज करेंगे जो इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, है ना। अगर उसने ग्राफ दिया तो ग्राफ वाला मेथड, अगर उसने तुम्हारा वो टेबल दिया तो टेबल वाला मेथड, अगर उसने कॉन्सेंट्रेशन दे दिया सीधा तो जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे वो वाला मेथड, कोई सा भी यूज कर लेंगे, ओके। मत जाओ सर, अरे मत जाओ सर, बच्चा नवनीत जाना पड़ेगा, बच्चा नवनीत कौर जी जाना पड़ेगा कल आने के लिए, ठीक है। अगले बैच में बच्चे वेट कर रहे हैं, नीट वाले बैच में। यस देवांश, ये फॉर्मूला वैलिड वहां पर भी है, जो हुकुम। बाय। थैंक यू किशोर। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। कल तो नहीं है क्लास, कल मैं नहीं मिल पाऊंगा आप लोगों से, आप लोग बोलोगे तो आ जाऊंगा, अदरवाइज तो छुट्टी है कल। तो हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन, मन से पढ़ाई करो घर में, और कल पढ़ाई करना, ठीक है। सेलिब्रेशन कम, पढ़ाई ज़्यादा।